हाइपोथेसिस मतलब कि अंदाज़ा लगाना, गेस करना, अजम्पशन और आइडिया। जैसे कि हम अंदाज़ा लगाते हैं कि जो स्टूडेंट सुबह नाश्ता करके जाते हैं मैथ का एग्जामिनेशन देने, वो जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं उन स्टूडेंट्स से जो स्टूडेंट्स बिना ब्रेकफास्ट दिए किए जो है एग्जामिनेशन देने जाते हैं। तो ये क्या है, एक अंदाज़ा है। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या होता है, इसी अंदाजे को टेस्ट किया जाता है कि कितना हद तक ये सही था या फिर गलत था। क्लियर। तो हाइपोथेसिस का मतलब क्या हो गया, अंदाज़ा लगाना, गेस करना, आइडिया लगाना। ए स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज अ क्लेम अबाउट एन अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर वैल्यू, यानी कि पॉपुलेशन की किसी पैरामीटर की जो वैल्यू को हम गेस करते हैं वही चीज़ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल तौर पे सपोज कर कि कोई जज है, वो अज्यूम करता है कि ए पर्सन चार्ज विद अ क्राइम इज इनोसेंट, यानी कि शुरुआत में क्या है, जज तो यही मान के चलेगा ना कि जो पर्सन जिसके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं वो इनोसेंट है। लेकिन जब जो है लॉयर जो है एविडेंस प्रूफ करते हैं, जो भी हेयरिंग होती है, टेस्टिमनी सुनते हैं, उसके बाद उसको पता चलता है कि नहीं ये तो इसने जो है गुनाह किया है, और उसके फिर फाइनल वर्डिक्ट जो है वो जज सुनाता है। तो यानी कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद फाइनल डिसीजन लिया जज ने ना। पहले हाइपोथेसिस बना लिया कि वो इनोसेंट है, लेकिन जब लॉयर ने एविडेंस प्रूफ किया और जब दोनों लोग पक्षों को सुना तो उसने फिर अपना वर्डिक्ट सुनाया कि नहीं ये जो है क्रिमिनल है। तो यही चीज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहलाती है। यानी कि पहले आप अंदाज़ा लगा के चलते हो किसी चीज़ को, फिर उसके बाद जब उस पर स्टैटिस्टिक मेथड का यूज़ करके टेस्ट करते हो, फिर जो फाइनल रिजल्ट आता है तो आपको पता चलता है कि नहीं जो मैंने अंदाज़ा लगाया था वो गलत है और दूसरा सही है। तो हाइपोथेसिस क्या हो गया, ए हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट टू बी टेस्टेड अबाउट द ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर यूजिंग सिंपल स्टैटिस्टिक्स। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या होता है कि जो हमने हाइपोथेसिस स्टेटमेंट दिया था उसको टेस्ट करते हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर के ऊपर जो भी हमने हाइपोथेसिस दिया था उसको टेस्ट करते हैं यूजिंग सिंपल स्टैटिस्टिक्स, यानी कि उस पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल निकालकर उसके बेसिस पर जो हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द क्लेम और अजम्पशन अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या हो गया कि यहाँ पे क्या करते हैं कि हम टेस्ट करते हैं जो भी हमने एजम्पशन लिया था या फिर जो भी हमने एजम्पशन क्लेम किया है उसकी वैलिडिटी को। तो ए सैंपल इज ड्रॉन कैसे टेस्ट करते हैं, कोई सैंपल ड्रॉ करते हैं पॉपुलेशन से, उसको एनालाइज करते हैं और जो भी रिजल्ट आता है एनालिसिस करने पे वो चीज़ बताती है कि हमारा क्लेम ट्रू था या फिर नहीं था। क्लियर। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या होता है कि जो भी अंदाजा आपने किसी पॉपुलेशन पैरामीटर के ऊपर लगाया है उसको टेस्ट करने के लिए उस पॉपुलेशन से हम कोई सैंपल लेते हैं और उस सैंपल को एनालाइज करते हैं, उसके बाद फिर रिजल्ट जो आता है उसके बेसिस पे हम ये क्लेम करते हैं कि हमारा जो हाइपोथेसिस था वो गलत था या फिर सही था। क्लियर। तो हाइपोथेसिस के कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें जानना जरूरी है, कुछ टर्मिनोलॉजी जानना जरूरी है आपको, जैसे कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है। तो नल हाइपोथेसिस को H0 से और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नल हाइपोथेसिस। देखिए नल हाइपोथेसिस मतलब कि हाइपोथेसिस व्हिच इज इनिशियली अज्यूम्ड टू बी ट्रू, यानी कि शुरुआत में अभी आपको कुछ पता नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन जो जज है उसको नहीं पता था कि ये क्रिमिनल है कि नहीं है, लेकिन इनिशियली वो क्या मान के चलता है कि हाँ ये क्रिमिनल नहीं है, यानी कि इनिशियली अज्यूम टू बी ट्रू अल्थो इट इन फैक्ट बी आइदर ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द सैंपल डेटा, यानी कि बाद में वो हो सकता है कि गलत हो या सही हो, लेकिन हम इनिशियली उसको सही मान के चलेंगे। जीरो क्या होता है, जीरो मतलब ये जो H0 से डिनोट करते हैं ना नल हाइपोथेसिस को, तो इसका मतलब होता है कि नो डिफरेंस बिटवीन सैंपल स्टैटिस्टिक्स एंड पैरामीटर वैल्यू। तो जो भी हमने पैरामीटर वैल्यू दिया है और सैंपल स्टैटिस्टिक्स उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिक्वायर्स दैट द नल हाइपोथेसिस बी कंसीडर्ड true until it is proved false on the basis of result observed from the sample data। मतलब कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में नल हाइपोथेसिस को तब तक हम सही मानेंगे जब तक कि सैंपल डेटा को स्टडी करके हमने उसको गलत प्रूफ नहीं किया, यानी कि क्रिमिनल को तब तक इनोसेंट समझा जाएगा जब तक कि लॉयर ये प्रूफ ना कर दे कि वो क्रिमिनल जो है इनोसेंट नहीं है। क्लियर। तो यही चीज़ नल हाइपोथेसिस कहलाती है। तो नल हाइपोथेसिस को हम H0 से डिनोट करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है या तो म्यू इज लेस देन इक्वल टू म्यू जीरो होगा, या तो म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू जीरो होगा, या फिर म्यू इज इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि इक्वल जरूर होगा। ठीक है। तो इसी से हम डिनोट करते हैं। म्यू मतलब कि पॉपुलेशन मीन हो गया और म्यू जीरो का मतलब हो गया कि हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू ऑफ म्यू, यानी कि पॉपुलेशन मीन के लिए जो भी हमने हाइपोथेसिस बनाई है, और इसमें से कोई एक ही साइन आप यूज करोगे, या तो म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो, या तो म्यू इज लेस देन इक्वल टू म्यू जीरो, या फिर म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू जीरो, यानी कि इक्वल जरूर होगा। क्लियर। अब दूसरा जो टर्म आता है दैट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये क्या है, जस्ट अपोजिट है नल हाइपोथेसिस का, यानी कि अगर हम नल हाइपोथेसिस में ये कह रहे हैं कि क्रिमिनल इनोसेंट है तो अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा कि क्रिमिनल इनोसेंट नहीं है। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि
म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो, यानी कि अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू जीरो। क्लियर। तो हाइपोथेसिस कंक्लूडेड टू बी ट्रू इफ द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, यानी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तभी ट्रू होगा जब नल हाइपोथेसिस रॉन्ग होगा। क्लियर। तो इन अदर वर्ड्स द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट स्पेसिफिक पॉपुलेशन पैरामीटर वैल्यू इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू स्टेटेड इन द नल हाइपोथेसिस, यानी कि जो पॉपुलेशन पैरामीटर की जो स्पेसिफिक वैल्यू है वो नल हाइपोथेसिस के बराबर नहीं है। कैसे लिखेंगे इसको, H1 इज नॉट इक्वल, म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू जीरो, यानी H1 यानी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और म्यू जो है वो म्यू जीरो के इक्वल नहीं है। हमने इससे पहले क्या इक्वेशन दिखाई कि म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो, या फिर म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू जीरो, या फिर म्यू इज लेस देन म्यू जीरो। क्लियर, लेस देन एंड इक्वल टू म्यू जीरो। लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या हो जाएगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू जीरो, या फिर है ना कि म्यू इज लेस देन म्यू जीरो, या फिर म्यू इज ग्रेटर देन म्यू जीरो। क्लियर। तो आप यहाँ पे कंपेरेटिव देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस में कि म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो, तो अल्टरनेट क्या हो जाएगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू जीरो। अगर हम ये कहते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस में कि म्यू इज लेस देन और इक्वल टू म्यू जीरो, तो H1 क्या हो जाएगा, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू जीरो। अगर हम ये कहते हैं कि अल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस में कि म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू जीरो, तो H1 क्या हो जाएगा, म्यू इज लेस देन म्यू जीरो। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट होगा, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होंगे, जस्ट अपोजिट होंगे। तो अब इसी तरीके से इसमें हाइपोथेसिस जब हम देते हैं तो इसमें एक डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होता है और एक नॉन डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस यानी कि जो कोई डायरेक्शन दिखा रहा हो, जैसे कि हम ये मान लेते हैं नल हाइपोथेसिस में कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द एवरेज पल्स रेट एंड ऑफ मैन एंड वुमेन, यानी कि मैन और वुमेन के जो एवरेज पल्स रेट होता है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हमने डायरेक्शन दे दिया कि नहीं है, और इसका जस्ट अल्टरनेट क्या हो जाएगा, मैन हैव लोअर एवरेज पल्स रेट देन वुमेन डू, यानी कि मैन का जो एवरेज पल्स रेट होता है वो कम होता है देन वुमेन। ठीक है, तो ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो गया। इसी तरीके से नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होता है, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं मिलता, यानी कि सपोज करिए कि हमने कह दिया कि मैन एंड वुमेन हैव सेम वर्बल एबिलिटीज। क्लियर, तो कोई भी डायरेक्शन नहीं है। ठीक, वहीं पे H1 क्या हो जाएगा इसका, मैन एंड वुमेन हैव डिफरेंट वर्बल एबिलिटीज। क्लियर, तो इस तरीके से डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को आप पहचान सकते हैं। अब बात कर लें एक इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस ड्यू टू सैम्पलिंग एरर, यानी कि जो हमने नल हाइपोथेसिस जो हमने माना है उसको जब हम सैम्पलिंग एरर की वजह से रिजेक्ट कर देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि कितना लेवल है कि आप जो है नल हाइपोथेसिस को सही होते हुए भी रिजेक्ट कर सकते हो, तो उसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। द लाइक्लीहुड ऑफ रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, यानी कि नल हाइपोथेसिस ट्रू होने के बावजूद भी उसको रिजेक्ट करने की क्या चांसेस हैं। इट इज द रिस्क ऑफ ए डिसीजन मेकर टेक्स ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज रियली ट्रू। द गाइड प्रोवाइडेड बाय द स्टैटिस्टिकल थ्योरी इज दैट दिस प्रोबेबिलिटी मस्ट बी स्मॉल, तो यानी कि जो रिसर्चर हुए हैं, जो गाइड हुए हैं, वो ये कहते हैं कि जो ये प्रोबेबिलिटी है कि इसको हम जो है रिजेक्ट कर सकते हैं नल हाइपोथेसिस ट्रू होने पर भी, तो ये जो है बहुत कम रखी गई है। ट्रेडिशनली जो अल्फा की वैल्यू होती है 0.05 होती है कंज्यूमर रिसर्च प्रोजेक्ट के केस में, 0.01 क्वालिटी एश्योरेंस के केस में, एंड 0.10 पॉलिटिकल पोलिंग के केस में जो है इसको रखा जाता है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या डिनोट करता है कि क्या लेवल है, यानी कि किस हद तक जो है आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हो उसके सही होने पर भी, तो वही चीज़ क्या कहलाती है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। वहीं पे कुछ एरर्स आते हैं, हाइपोथेसिस में कुछ एरर्स भी होते हैं जिसको हम कहते हैं टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। क्लियर, तो एरर इन हाइपोथेसिस, तो सपोज करें कि जब H0 यानी कि नल हाइपोथेसिस करेक्ट है, वैन नल हाइपोथेसिस इज करेक्ट, और जो है आप उस नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो ये क्या होगा, करेक्ट डिसीजन होगा, और इसको हम डिनोट करते हैं 1 माइनस अल्फा। क्लियर, यहाँ पे क्या हो गया कि नल हाइपोथेसिस करेक्ट है और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो डिसीजन करेक्ट हो गया, तो कोई एरर ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे इसको हम डिनोट करते हैं 1 माइनस अल्फा। लेकिन नल हाइपोथेसिस करेक्ट था और उसको आपने रिजेक्ट कर दिया, नल हाइपोथेसिस करेक्ट था और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये टाइप 1 एरर हो गया, और इसको डिनोट करते हैं अल्फा से। क्लियर, याद रहेगा, नल हाइपोथेसिस करेक्ट है, उसको एक्सेप्ट कर लिया तो 1 माइनस अल्फा, और वहीं पे नल हाइपोथेसिस सही था लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया तो अल्फा, और या फिर टाइप 1 एरर कहेंगे। अब दूसरी कंडीशन आती है कि जब नल हाइपोथेसिस जो है वो फॉल्स हो, तो नल हाइपोथेसिस जब फॉल्स होता है तो उस केस में अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो ये टाइप 2 एरर होगा, यानी हम बीटा से डिनोट करते हैं। वहीं पे उसको अगर आप रिजेक्ट कर देते हो तो ये जो है करेक्ट डिसीजन होगा, ये क्या होता है 1 माइनस बीटा। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस करेक्ट है और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया तो टाइप 1 एरर, नल हाइपोथेसिस गलत था उसको एक्सेप्ट कर लिया तो टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर को अल्फा से, टाइप 2 एरर को बीटा से डिनोट किया जाता है। क्लियर, नल हाइपोथेसिस गलत है, एक्सेप्ट कर लिया
तो टाइप 2 एरर, नल हाइपोथेसिस सही है, रिजेक्ट कर दिया तो टाइप 1 एरर। अब बात कर लें स्टेप्स की। हाइपोथेसिस में मेनली 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है कि स्टेट द नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यानी कि आपके अकॉर्डिंग नल हाइपोथेसिस क्या होगा और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा उसको स्टेट करिए, ठीक है। जैसे कि अभी बताया कि जो मैन और वुमेन का वर्बल एबिलिटी है वो सेम होता है, ये हमने नल हाइपोथेसिस मान लिया, तो जस्ट उसका अपोजिट होगा कि सेम नहीं होता है, वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया। स्टेप 2 क्या हो जाएगा, स्टेट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि किस हद तक जो है आप चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि आप नल हाइपोथेसिस सही होने पर भी उसको रिजेक्ट कर दोगे। 0.05 है, 0.10 है, उसके हिसाब से जो है आप स्टेट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को बताइए, ठीक है। देन स्टेप 3 इस्टेब्लिश क्रिटिकल और रिजेक्शन रीजन, यानी कि जो क्रिटिकल है रिजेक्शन रीजन है उसको जो है इस्टेब्लिश करिए। रिजेक्शन रीजन मतलब कि रेंज ऑफ वैल्यू दैट विल लीड टू द रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस, यानी कि किस रेंज तक की वैल्यूज को आप जो है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। और उसके बाद आता है स्टेप 4। स्टेप 4 यानी कि सिलेक्ट द सुटेबल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, यानी कि कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आप जो है लगाएंगे, सुटेबल हाइपोथेसिस टेस्टिंग मेथड लगाएंगे। टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, चाहे स्क्वायर टेस्ट, ये कौन सा मेथड लगाएंगे वो इस पर डिपेंड करता है। तो ये 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आपको नल हाइपोथेसिस या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डेवलप करना है, उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को आइडेंटिफाई करना है, देन क्रिटिकल रीजन क्या हो गया, रिजेक्शन रीजन क्या होगा वो आइडेंटिफाई करना है, और फिर उसके बाद सुटेबल मेथड यूज करके उसको टेस्ट करना है। दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। क्वालिटीज ऑफ गुड हाइपोथेसिस, यानी कि एक अच्छा हाइपोथेसिस की क्या क्वालिटीज हो सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज जो कि एक अच्छे हाइपोथेसिस स्टेटमेंट में होनी चाहिए, वो है पहला, इट इज़ नेवर फॉर्मुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन के फॉर्म में फॉर्मुलेट नहीं होता बल्कि एक स्टेटमेंट होता है। जैसे कि स्टूडेंट हु ईट ब्रेकफास्ट डेली दे परफॉर्म वेल इन एग्जामिनेशन। तो ये क्या है, एक हाइपोथेसिस आपने बना लिया कि जो स्टूडेंट सुबह नाश्ता अच्छा करके जाते हैं वो एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करते हैं। और जस्ट इसका नल क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, अल्टरनेट, कि जो स्टूडेंट सुबह नाश्ता करके जाते हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। तो स्टेटमेंट में होता है, क्वेश्चन फॉर्म में नहीं होता है। पहला। दूसरा, इट शुड बी एम्पेरिकली टेस्टेबल वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, यानी कि स्टेटमेंट जो हाइपोथेसिस इस तरीके से होना चाहिए कि आप उसको टेस्ट कर सकें, टेस्टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको टेस्ट ही ना कर पाए, आपने कुछ भी हाइपोथेसिस बना दिया। तीसरा, इट शुड बी स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज, यानी कि हाइपोथेसिस स्पेसिफिक और प्रिसाइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, नहीं कि लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिख दिया, नहीं, 1 लाइन या 2 लाइन में जो है आपका हाइपोथेसिस स्टेटमेंट होना चाहिए। और वहीं पे फोर्थ है, इट शुड स्पेसिफाई वेरिएबल्स बिटवीन विच द रिलेशनशिप इज टू बी एस्टेब्लिश, यानी कि यहाँ पे आपको वेरिएबल्स को स्पेसिफाइड करना चाहिए हाइपोथेसिस। जैसे कि जो एग्जांपल दिया कि जो सुबह नाश्ता करके जाते हैं वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ 2 वेरिएबल हो गए, नाश्ता और एग्जामिनेशन, क्लियर। तो ये जो है आप जो है यहाँ पे वेरिएबल्स होने चाहिए और स्पेसिफाई होना चाहिए कि उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। नाश्ता करके गए, एग्जाम अच्छा गया, नाश्ता करके नहीं गए, एग्जाम अच्छा नहीं गया, तो ये रिलेशनशिप को शो करता है 2 वेरिएबल्स के बीच में। इसके अलावा जो हाइपोथेसिस स्टेटमेंट है वो सब्जेक्टिविटी होना चाहिए, नहीं सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, और लॉजिकल भी होना चाहिए। एनोवा यानी कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को शॉर्ट फॉर्म में एनोवा कहा जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 टर्म है, एनालिसिस एंड वेरिएंस। तो एनालिसिस का मतलब क्या होता है, केयरफुल एग्जामिनेशन, किसी चीज़ को एग्जामिन करना, ध्यान से उसको देखना, ऑब्जर्व करना, वो एनालिसिस कहलाता है, चेक करना। वहीं पे वेरिएंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन 2 स्टैटिस्टिकल डेटा, 2 स्टैटिस्टिकल डेटा के बीच में जब डिफरेंसेस होता है उसको आप जनरलाइज करते हो तो उसी चीज़ को क्या कहा जाता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहा जाता है। तो एनोवा क्या हो गया, एनोवा इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड टू शो द डिफरेंस बिटवीन 3 और मोर सैंपल मीन्स ऑफ 1 और मोर पॉपुलेशन, यानी कि चाहे आप एक पॉपुलेशन से 3 सैंपल मीन ले रहे हैं या फिर अलग अलग पॉपुलेशन से 3 सैंपल मीन ले रहे हैं, उससे ज़्यादा सैंपल मीन ले रहे हैं और उसको कंपेयर कर रहे हैं, उसके बीच में डिफरेंस को जो है आपको जानना है, तो वहाँ पर जो है एनोवा का यूज़ होता है। सपोज है कि एक फार्मर है, वो ये जानना चाहता है कि 3 फर्टिलाइज़र हैं और उन 3 फर्टिलाइज़र में से कौन से फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से कितना प्रोडक्शन, क्रॉप के प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो क्या करेगा कि अलग अलग फर्टिलाइजर्स जो लोग यूज़ करते हैं उनसे डेटा कलेक्ट करेगा, उनका मेन निकालेगा, फिर उसको जो है एनोवा का यूज़ करके वहाँ पे उसको डिफरेंसेस को वो जान सकता है कि 3 डिफरेंट फर्टिलाइजर के जो सैंपल मीन होंगे उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, उसको वो एनोवा से कैलकुलेट कर सकता है। तो एनोवा क्या है, सिंपल सा है कि अलग अलग पॉपुलेशन से जो सैंपल मीन लिया जाता है उनके बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं उसको जानने के लिए एनोवा यानी कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का यूज़ किया जाता है। क्लियर। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि 3 सैंपल मीन या उससे ज़्यादा सैंपल मीन हो और उसके बीच में डिफरेंस को शो करना है, तो फिर आप जो है एनोवा यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का यूज़ करते हैं। सपोज करिए कि एक स्कूल 1 है, वहाँ से जो है आपने सैंपल 1 जो है चूज़ किया और उसका मीन निकाल लिया, वो मीन 1 हो जाता है। इसी के सेकेंड स्कूल से आपने जो है सैंपल 2 लिया, उसका मीन निकाल लिया। थर्ड स्कूल से आपने थर्ड स्कूल का पॉपुलेशन से आपने सैंपल 3 लिया और उसका मीन निकाल लिया, वो मीन 3 हो गया। तो 3 मीन आपके पास हो गए। अब इन तीनों का जो है आपको वेरिएंस को जानना है, डिफरेंसेस को शो करना
करना है तो फिर आप जो है एनोवा का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो ये जो एनोवा का कॉन्सेप्ट है यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इसको दिया था, डेवलप किया था आर ए फिशर ने 1920 में। क्लियर। बात कर लें अजम्पशन की, तो एनोवा में 3 इंपॉर्टेंट अजम्पशंस होते हैं जो एनोवा में लगाए जाते हैं। पहला अजम्पशन क्या है? ईच पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल इज ड्रॉन हैज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि 3 पॉपुलेशन है, उससे ज़्यादा पॉपुलेशन जिनसे आप सैंपल ड्रॉ कर रहे हो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होने चाहिए। क्लियर। दूसरा है कि पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल्स आर ड्रॉन हैव द इक्वल वेरिएंस, यानी कि सभी पॉपुलेशन की जो वेरिएंस होते हैं वो क्या होने चाहिए? वो इक्वल होने चाहिए जिनसे सैंपल ड्रॉ किया गया है। और तीसरा, ईच सैंपल इज ड्रॉन रैंडमली एंड इंडिपेंडेंटली, यानी कि जो भी सैंपल्स आप ड्रॉ कर रहे हो वो रैंडमली और इंडिपेंडेंटली ड्रॉ किए जाने चाहिए, किसी पे डिपेंडेंट ना हो और ना ही वो जो है कन्वीनियंस या जजमेंट के बेसिस पे हो, उनको आपने रैंडमली जो है ड्रॉ किया हो। तो ये एनोवा के अजम्पशंस होते हैं। क्लियर। तो जब भी आपको 3 सैंपल मीन या उससे ज़्यादा सैंपल मीन के बीच में डिफरेंस को शो करना है तो आप जो है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का यूज़ करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज़ किया जाता है दैट इज एफ। तो यहाँ पे क्या होता है? इट इज़ द रेशियो बिटवीन द वेरिएंस बिटवीन सैंपल एंड वेरिएंस विद इन सैंपल। देखिए, बिटवीन सैंपल का मतलब क्या हो गया? सैंपल 1, सैंपल 2 और सैंपल 3, इन तीनों के बीच में जो वेरिएंस है उसका। और विद इन सैंपल मतलब कि जो सैंपल 1 है उनके बीच में जो डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स हैं उनके बीच का जो वेरिएंस है वो। तो ये विद इन सैंपल और बिटवीन सैंपल होता है। क्लियर। तो वेरिएंस ऑफ बिटवीन सैंपल डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ विद इन सैंपल, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक हो जाता है जिसको हम एफ से रिफर करते हैं एनोवा में। क्लियर। तो एनोवा जो है यहाँ पे 2 टाइप का होता है, पहला 1 वे एनोवा और दूसरा 2 वे एनोवा। तो ये सिंपल सा है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे हम थ्योरेटिकल पार्ट ही देख रहे हैं। तो 1 वे एनोवा में क्या होता है कि जब कोई एक फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है 3 या 3 से अधिक सैंपल मीन को, तो उसको हम 1 वे एनोवा कहते हैं। यानी कि एक जो है इंडिपेंडेंट फैक्टर के बेसिस पे आप जो है यहाँ पे कैलकुलेट करते हो। तो 1 इंडिपेंडेंट फैक्टर विल अफेक्ट सैंपल मीन। यहाँ पे क्या होगा? कोई एक इंडिपेंडेंट फैक्टर होगा और वो जो भी 3 सैंपल या 4 सैंपल मीन आपने लिए है उनको जो है अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, IIM अफेक्टिंग द पैकेजेस ऑफ द स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पे ये जानना चाहते हो कि जो डिफरेंट डिफरेंट IIMs हैं इंडिया में, क्या उनकी वजह से जो सैलरी पैकेज होती है स्टूडेंट्स की, जो प्लेसमेंट पैकेज होती है, क्या उस पर इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो आप अलग अलग जो है स्टूडेंट्स की पैकेज पे जो है आप उसका मीन निकालते हो 3 या 3 से ज़्यादा, और उसके बाद फिर IIM का जो है वहाँ पे फैक्टर देखते हो। क्लियर। वहीं पे दूसरा है 2 वे एनोवा। यहाँ पे क्या होता है? 2 इंडिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके सैंपल मीन को अफेक्ट करते हैं। 2 इंडिपेंडेंट फैक्टर्स विल अफेक्ट दी सैंपल मीन। जैसे कि IIM तो है ही, प्लस स्पेशलाइजेशन का भी क्या इम्पैक्ट होता है पैकेजेस पे, जो स्टूडेंट का पैकेज होता है उस पर क्या स्पेशलाइजेशन का भी इम्पैक्ट होता है। IIM यानी कि आपने किस IIM से किया है उसका इम्पैक्ट तो होता ही है, साथ ही साथ आप ये भी जानना चाहते हो कि क्या स्पेशलाइजेशन का भी इम्पैक्ट है पैकेजेस पे। तो इस टाइप के एनोवा को क्या कहेंगे? 2 वे एनोवा, जहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट फैक्टर का यूज़ किया जा रहा है 2 वे, जहाँ पे एक इंडिपेंडेंट फैक्टर का यूज़ कर रहा है 1 वे। क्लियर। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।